स्पीसीज, स्पीसीज जिसे आप कहते हैं जाति, ठीक है, जाति। अब स्पीसीज के बारे में कुछ बातें आपको पहले से पता है। किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो स्पीसीज होता है, स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सॉन, ये सबसे नीचे आता है हायरार्की में, तो इसको कहते हैं लोवेस्ट टैक्सॉन। स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सॉन, पहली चीज जो आपको पता है। अब और कौन सी नई बातें आपके लिए? दूसरी चीज है स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, ये सबसे छोटा टैक्सॉन भी है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन। ये स्मॉलेस्ट टैक्सॉन भी, लोवेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। और अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन भी है और सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन भी होता है। तो किंगडम की अगर बात करें तो हाईएस्ट टैक्सॉन भी है और लार्जेस्ट टैक्सॉन भी है। दिस इज लार्जेस्ट कैटेगरी और टैक्सॉन एंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी एंड टैक्सॉन, सबसे छोटी कैटेगरी है और सबसे नीचे पाई जाने वाली कैटेगरी है। क्लियर इतनी चीज? अब देखिए और क्या खास बात है यहां पर। अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट, दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ classification, this is basic unit of classification और taxonomy। जहां से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसी को बेसिक यूनिट कहते हैं। तो अगर आप हायरार्की की बात करें, पढ़ाई कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? हायरार्की में पढ़ाई स्पीसीज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए स्पीसीज को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्पीसीज की अगर हम बात करें तो स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन की यूनिट है। यानी जो इवोल्यूशन विकास होता है ये स्पीसीज को सेलेक्ट करता है, पॉपुलेशन को, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन को सेलेक्ट करता है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द इवोल्यूशन। इसके अलावा स्पीसीज इज द ओनली यूनिट दैट हैज ए रियल एग्जिस्टेंस। स्पीसीज अकेली ऐसी यूनिट है जिसका रियल एग्जिस्टेंस, और कोई यूनिट 7 कैटेगरी में से, 7 टैक्सॉन में से और कोई कैटेगरी नहीं है जिसका एग्जिस्टेंस हो। जैसे काकरोच के बारे में पूछूं, काकरोच आपने पढ़ा, और काकरोच एक जाति है, एक स्पीसीज है। हम लोग भी एक जाति हैं, होमो सैपियंस। तो भाई हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, काकरोच एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं पूछूं कि बताओ, ये मैमेलिया नाम का एक क्लास है, ये क्लास कहां पे रहता है? पता है आपको मैमेलिया क्लास कहां पे रहता है? मैमेलिया क्लास केवल हम किताबों में पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है असल में। इंसेक्टा एक क्लास है काकरोच का, लेकिन ये क्लास कहां पे है नहीं पता है, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारा किंगडम एनिमेलिया है, लेकिन ये एनिमेलिया किंगडम कहां है? देखा आपने कभी एनिमेलिया किंगडम को? नहीं देखा ना आपने। इसी तरह अगर हमारा फाइलम की बात की जाए तो कॉर्डेटा हमारा फाइलम है, लेकिन क्या कॉर्डेटा फाइलम को आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। मतलब केवल स्पीसीज अकेली यूनिट है, इट इज द ओनली यूनिट, ओनली टैक्सॉन दैट हैज द रियल एग्जिस्टेंस, जिसका अस्तित्व है रियल में। बाकी सब मोह माया है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं। बाकी जो जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, किंगडम पढ़ते हैं, ये सब मोह माया है, इनका कोई अस्तित्व नहीं, बस किताबों में पढ़ते हैं आप। तो आपके दिमाग में आएगा सर क्यों पढ़ा रहे हो फिर इन सब के बारे में? बेटा वो पढ़ाई को आसान करने के लिए। अगर हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम मैमल को समझ नहीं पाएंगे, हम इंसेक्ट को जान नहीं पाएंगे, हम एंजियोस्पर्म जान नहीं पाएंगे क्या होता है। तो पढ़ाई को आसान करने के लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं, केवल पढ़ने के लिए।
रियल एग्जिस्टेंस केवल और केवल स्पीसीज का ही पाया जाता है, स्पीसीज में रियल एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर इतनी बात। अब आते हैं टर्म की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टर्म स्पीसीज के बारे में, टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय, तो आप कहेंगे द स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा स्पीसीज टर्म दिया गया। अब यहीं पर आप अपने मन में पुराने टर्म रिवाइज करने की कोशिश करो कि बायोलॉजी टर्म सर ने बताया था, किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी टर्म रोजन ने दिया था सर, याद आया? फिर सिस्टमैटिक पे चले जाए, सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था? सिस्टमैटिक टर्म लिनियस ने दिया था सर। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने दिया था। बायोसिस्टमैटिक किसने दिया था? कैंप एंड गिली ने दिया था। न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। ये सब आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए। उसी तरह स्पीसीज टर्म जॉन रे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम आपको याद करना है, दैट इज हिस्टोरिया जेनेरेलिस, हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लैंटेरम। हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लैंटेरम नाम की बुक लिखी गई। हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लैंटेरम नाम की बुक लिखी गई जॉन रे के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे हम स्पीसीज की पहचान करेंगे। भाई हम कैसे कह सकते हैं कि मैं और आप एक ही स्पीसीज के हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हर कुत्ता एक ही जाति का होता है? कैसे स्पीसीज की पहचान करेंगे? तो स्पीसीज को पहचानने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जातियों को पहचानने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, और ये आपको एनसीईआरटी में केवल एक ही कॉन्सेप्ट दिया गया, लेकिन मैं 4 पढ़ाऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, या फिर इसे और भी कई सारे नाम से जानते हैं, दैट इज नेम्ड एज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, या फिर इसका नाम होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्टैटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये कई सारे नाम हो गए। अब ये इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लिनियस। क्या होता है ये बिल्कुल भी नहीं जानना है आपको। लिनियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, तो नाम ही बता रहा है मॉर्फोलॉजिकल, यानी ये कॉन्सेप्ट मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर पे आधारित था। इतना पूछेगा नहीं वैसे आपसे, आप बस इतना ध्यान रखना कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या स्टैटिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लिनियस के द्वारा दिया गया था, बस। दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट है टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये दिया गया 2 साइंटिस्ट के द्वारा, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा। प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को दिया गया। तीसरा जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है ये नहीं जानना है बेटा, ये मत पूछना आप, ठीक है। बस ये जानना किसने दिया था? लॉटसी ने दिया था। लॉटसी नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, biological concept of species, and this biological concept of species was given by Ernest Mayr.
ये कॉन्सेप्ट दिया गया अर्नेस्ट मायर के द्वारा। अर्नेस्ट मायर ने दिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाकी जो मैंने इसके पहले आपको बताए हैं ट्रेडिशनल, टाइपोलॉजिकल, जेनेटिक, वो आपको नाम ध्यान रखने किसने दिया था बस इतना ध्यान रखना, लेकिन ये डिटेल में पढ़ना है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मायर ने दिया, और अर्नेस्ट मायर ने क्या बताया, इन्होंने स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ, इन्होंने कहा स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, इंटरब्रीडिंग organism, interbreeding organism that are reproductively isolated from other groups। समझिए क्या है, इन्होंने कहा स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल का जो इंटरब्रीडिंग है। इंटरब्रीडिंग ये टर्म खास है। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है? यहां पर इंटरब्रीडिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब मैंने रिप्रोडक्शन टॉपिक आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया था। इंटरब्रीडिंग का मतलब यह है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं तो इनको कहेंगे ये इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर दो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक ही स्पीसीज के हैं। ये अर्नेस्ट मायर का कॉन्सेप्ट, ये अर्नेस्ट मायर का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा कि स्पीसीज इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल का एक ग्रुप है और ये दूसरे ग्रुप से अलग होता है, ये दूसरे ग्रुप से अलग है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ऐसे दिखाऊं आपको, मैंने कहा एक ए नाम का ऑर्गेनिज्म है, ए का नाम क्या है? ए। दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है बी। ये दो ऑर्गेनिज्म है, एक मम्मी और एक पापा, ठीक है, कोई मान लीजिए इनको। ये दो ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया और रिप्रोडक्शन करके प्रजनन करके बच्चा पैदा कर दिया। ये देखिए, ये बच्चा पैदा कर दिया। और ये जो बच्चा है ये जो बच्चा है ये बच्चा फर्टाइल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, ये बच्चा फर्टाइल होना चाहिए। मतलब ये जो बच्चा है ये आगे फिर से बच्चे पैदा कर सके, तभी तो स्पीसीज चलेगी। आप देखिए ह्यूमन इस धरती पर हजारों साल से है, लेकिन हमारी जिंदगी तो 70, 80, 90, 100 साल की ही है। कुछ लोग 100 साल से ज्यादा भी जिंदा रहते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। तो हजारों साल से मनुष्य धरती पर है, जबकि हमारी जिंदगी तो 100 साल ही हो सकती है। तो फिर हजारों साल से जिंदगी कैसी है? रिप्रोडक्शन की वजह से। कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने से पहले अपनी तरह के बच्चों को पैदा करता है, वो बच्चे अपनी तरह के बच्चे पैदा करते हैं, इस तरीके से दुनिया चल रही है। तो अगर ए और बी ने आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर दिया, फर्टाइल बच्चा पैदा कर दिया, इसका मतलब कि ए और जो बी हैं ये सेम स्पीसीज के होंगे। ये अर्नेस्ट मायर ने कहा, तब ए और बी सेम स्पीसीज के हो जाएंगे। एक और केस लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक एक्स है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है, इन दोनों ने रिप्रोडक्शन किया, लेकिन इन दोनों के रिप्रोडक्शन कराने से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। ये थोड़ा सा एक्स कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एच ले लेता हूं और यहां पर मैं यहां मैंने के ले लिया, यहां पर एल ले लिया, ठीक है। के और एल का रिप्रोडक्शन कराया गया लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, नो ऑफ स्प्रिंग, इनका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, नो ऑफ स्प्रिंग।
अगर ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते मतलब ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, ये डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका है। यानी जैसे कुत्ता और बिल्ली की बात करें, क्या कुत्ता और बिल्ली आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर सकते? नहीं कर सकते, तभी तो कुत्ता और बिल्ली अलग अलग जाति के हैं। क्या गाय और भैंस आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जाति के हैं। तो ये जो अर्नेस्ट मायर का कॉन्सेप्ट है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब यह है कि दो अलग अलग जाति के इंडिविजुअल आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अर्नेस्ट मायर्स concept, Ernest Mayr concept is based on, this concept is based on reproductive isolation. This concept is based on reproductive isolation. आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। यानी दो इंडिविजुअल, बहुत आसान सी बात है, दो इंडिविजुअल आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक ही जाति के होंगे। और दो इंडिविजुअल अगर आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते मतलब वो अलग अलग जाति से बिलोंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यानी दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन भी हमारे पास है। एक्सेप्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। मायर के कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन भी हमारे पास है। एक्सेप्शंस ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एक्सेप्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या एक्सेप्शन है देखिए जरा इसको। पहला एक्सेप्शन हमारे पास है, अगर हम मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करा दें। एक गधा है ना, और ये घोड़ी है। अगर गधे का और घोड़ी का क्रॉस करा दें तो इनका जो बच्चा होगा, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, गधा एक अलग जाति है, घोड़ा एक अलग जाति है, लेकिन हमने एक गधे का मेल डंकी मतलब गधा और फीमेल डंकी मतलब घोड़ी, इन दोनों का अगर क्रॉस करा दिया जाए तो इनका बच्चा पैदा हो जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। तभी तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद जो फॉलो ना करे। अर्नेस्ट मायर का कॉन्सेप्ट कहता है दो अलग अलग जाति के इंडिविजुअल आपस में फर्टिलाइज करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डंकी और हॉर्स अलग अलग जाति के बच्चा पैदा करते हैं और इनके बच्चे का नाम होता है म्यूल, जिसे आप कहते हैं खच्चर। ईंट के भट्टे पर देखिए जो ईंट ढोते हुए आपको दिखाई देते हैं वो खच्चर होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस यहां पर आ जाएगा, फीमेल डंकी, गधी, फीमेल डंकी, और इसका क्रॉस अगर करा दें मेल हॉर्स से। अब की बार गधी और घोड़े का क्रॉस करा रहे हैं, दोनों अलग अलग जाति के हैं। अर्नेस्ट मायर के हिसाब से इनको आपस में प्रजनन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं और इनसे बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम अब की बार क्या होता है? हिन्नी। अब आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर म्यूल कैसे पैदा होगा, हिन्नी कैसे पैदा होगा, तो बहुत आसान है। म्यूल उसे कहेंगे जिसका बाप गधा हो, जिसका बाप गधा हो वो म्यूल, और जिसका बाप घोड़ा हो, जिसका बाप घोड़ा हो हिन्नी। तो इतना क्यों याद करोगे, बस सीधे ध्यान रखो जैसे मैंने याद किया था कि जिसका बाप गधा वो म्यूल कहलाता है, जिसका बाप गधा वो म्यूल कहलाता है। तीसरा केस देख लो। तीसरा केस मेल टाइगर और फीमेल लायन। मेल टाइगर और फीमेल लायन। अब टाइगर और लायन दोनों अलग अलग जातियां हैं। टाइगर मतलब बाघ, लायन मतलब शेर। तो बाघ और ये शेरनी, बाघ और शेरनी का क्रॉस करा दिया गया, तो
दोनों अलग जाति के, अर्नेस्ट मायर के हिसाब से इनको फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, लेकिन ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्सेप्शन आता है ना। तो अगर ये फर्टिलाइज कर गए, ये अगर रिप्रोड्यूस कर गए, तो इनके बच्चे का नाम होगा टाइगन, बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? टाइगन। और अगर इसका उल्टा कर दें, मेल लायन, मेल लायन मतलब शेर, और फीमेल टाइगर यानी बाघिन, अगर शेर और बाघिन का क्रॉस करा दिया जाए तो इनके बच्चे का नाम होगा लाइगर, लाइगर। तो ये इस तरीके से आप एक्सेप्शन देख सकते हैं जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के हैं। डंकी और हॉर्स अलग अलग जाति के, इनको रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, करते हैं इसीलिए एक्सेप्शन है। लायन और टाइगर अलग अलग जाति के, इनको रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करते हैं और इसीलिए इनको हम एक्सेप्शन में कंसीडर करते हैं।